हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैथ की फिर एक नई सीरीज लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जी हाँ, इस सीरीज में हमने उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है जो आपके क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्लस हमारे 5 साल में पूछे गए अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, इस सीरीज में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन बैंकों में दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्लस जो हमारा 5 साल में जो अनसॉल्व पेपर में हमें क्वेश्चंस मिलते हैं उनसे कलेक्ट किए गए क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इस सीरीज में बात करेंगे। तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से 100% जो है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस जो है वो इस सीरीज से 100% आपको देखने को मिलेंगे। या यूं कहा जाए कि आप अगर इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस और सभी पार्टों को एक एक करके ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो बिल्कुल 100% जो है वो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का कोई भी क्वेश्चन पेपर में मिस नहीं होगा। तो चलिए अपनी सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमसे क्या कह रहा है और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बात की जाए अगर पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में जो है वो हमसे कह रहा है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेंटीमीटर है यानी कि हमारे पास दो घन हैं और दोनों घनों का जो आयतन है वो कितना है 343 यानी कि 343 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसने हमसे कहा है कि प्रत्येक का आयतन, इसका मतलब पहले घन का भी आयतन 343 है और दूसरे घन का भी आयतन 343 है। अगर वो ये हमसे ना कहता है कि प्रत्येक घन का आयतन 343 है तो हमारा क्या हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी एक घन का आयतन 343 होगा और दूसरे घन का आयतन जो है वो कुछ और होगा। लेकिन उसने हमसे स्पष्ट शब्दों में कहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक घन का आयतन 343 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें दो घन दे रखे हैं जिनको हमने आपस में ज्वाइंट करके बना दिया है, इन दोनों घनों का आयतन जो है वो कितना है 343 है। फिर आगे क्या कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो ये देखिए, हमने एक घन ये हमारा है और एक है ये घन, इन दोनों घनों को हमने ज्वाइंट कर कर एक ठोस बना लिया है। अब ये जो हमारा बनकर तैयार हुआ है नई आकृति, ये जो हमने बनाई है दोनों घनों को मिलाकर, इस आकृति का हमें क्या करना है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है, पहले तो हमें ये जान लेना है कि घनाभ क्या होता है और घन क्या होता है। देखिए, हमें यहाँ पर दो ठोसों की बात करी गई है। सबसे पहले उसने जो हमें दिया था वो घन है, हमने दो घनों को आपस में ज्वाइंट किया है और ज्वाइंट करके एक घनाभ बना लिया है और अब हमें उस घनाभ का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि घन के बारे में। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं और हम लोगों ने 6th 7th 8th में घन घनाभ पढ़े होंगे। तो घन जो होता है, घन की चारों भुजाएं जो होती हैं, सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और घनाभ जो होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमें क्या दे रखा है, कह रहा है कि घन जो है उसका आयतन कितना है, 343 है। क्योंकि घन की भुजाएं सभी एक समान होती हैं, बराबर बराबर होती हैं, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो घन की अगर हमें भुजा निकालनी है, हमको आयतन दे रखा है और हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 पर घन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें जो चीज ज्ञात करनी होती है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, यानी कि उसे हम सपोज कर लेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि माना घन की भुजा बराबर a, माना घन की भुजा कितनी मान ली हमने, a। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माना घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। तो हमारी घन की भुजा हो गई a सेंटीमीटर। दूसरी चीज, हमें आयतन कितना दे रखा था,
3। अब हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं आयतन। आयतन इक्वल हो जाएगा किसके, 343 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, यहाँ पर हमने क्यूब ही क्यों लगाया, खाली सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं लिख दिया? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम कभी भी किसी भी चीज़ का आयतन निकालते हैं, किसी भी ठोस का आयतन निकालें, XYZ हमारे सामने कोई भी ठोस दे रखा हो और अगर हम उसका आयतन निकालते हैं तो आंसर हमेशा जो है वो क्यूब में लिखते हैं, यानी कि घात 3 लगा कर लिखते हैं। और अगर किसी भी चीज़ का हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा आयतन लिखते हैं स्क्वायर में, यानी कि घात 2 में। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हमेशा जो है वो स्क्वायर में लिखा जाता है और आयतन जो है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, क्यूब, यानी कि घात 3 में। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में, यानी कि इनके ऊपर कोई भी स्क्वायर या कोई भी क्यूब नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होगा कि जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म कर लेनी है हमको कि वो हमें आयतन दे रखा है, हमने आयतन निकाला है, कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, कि लंबाई निकाली है, कि चौड़ाई निकाली है। अगर हमने क्षेत्रफल निकाला है तो आंसर में हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि अगर हमारी सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो आंसर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हमने आयतन निकाला है तो सारी वैल्यू में अगर हमें सेंटीमीटर में दे रखी थी तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अगर हमने लंबाई निकाली है तो सेंटीमीटर, चौड़ाई निकाली है तो सेंटीमीटर, जैसा हमको दे रखा होगा उसी हिसाब से हम उनके ऊपर क्यूब और स्क्वायर लगा लेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि घन की सारी भुजाएं होती हैं आपस में बराबर, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3। तो इससे हमें ये होगा कि हमारी निकल आएगी क्या, भुजा। तो जो हमारा ये घन है उस घन की हमें मालूम चल जाएंगी क्या, भुजाएं। तो हम यहाँ पर आयतन की जगह पर लगा देते हैं इसकी भुजा की घात 3, और भुजा हमने कितनी मानी है, a। तो ये हो गया a की घात 3, a की घात 3 बराबर हो गया 343। अब हम इधर घात 3 है तो हम बना लेते हैं इधर भी घात 3। तो 343 जो है वो 343 किसकी घात 3 होता है, 343 जो है वो होता है 7 की घात 3। 7 की 7 गुणे 7, यानी कि 7 की अगर हम 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 343, क्योंकि 7 7 जा कितना होता है 49, 49 7 जा कितना होता है 343। आप लोगों को कोई डाउट अगर हो तो उसकी मल्टीप्लाई आप लोग कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर से आ जाएगा a की पावर 3 इक्वल हो जाएगा किसके, 7 की पावर 3। अब यहाँ से हम इसकी, तो a इक्वल टू कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारी निकल के आ गई क्या, घन की भुजा। तो ये जो दो घन थे, इसका मतलब हमारे घन की जो सारी भुजाएं हैं वो कितनी कितनी हो जाएंगी, 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ये देखिए ये हमारी चौड़ाई है, ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई है, ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। देखिए ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। इसी तरीके से इस साइड वाले का भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ही आयतन एक जैसा था, तो दोनों की भुजाएं भी जो है वो क्या होंगी, बिल्कुल एज इट इज एक जैसी हो जाएंगी। लेंथ हमारी हो गई 7 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ ये भी हो गई हमारी क्या, 7 सेंटीमीटर। अब ये जो बनकर हमारी आकृति तैयार हुई है, ये है हमारा क्या, घनाभ। अब हमें निकालना है इसका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब घनाभ के अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, घनाभ का पृष्ठीय, शॉर्टकट में लिख देते हैं क्षेत्रफल, बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया L यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू लेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत होगी। अब ये जो फिगर हमारा है, इस फिगर को देखकर हम लोग क्या करते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करते हैं। तो अगर लेंथ की बात करिए तो लेंथ इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। ये हो गई हमारी लेंथ। तो लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर ये और 7 सेंटीमीटर ये, तो मिला लेंगे तो घनाभ की लेंथ कितनी हो जाएगी 7 + 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से लिख लेते हैं घनाभ के लिए, घनाभ के लिए L बराबर 7 + 7 = 14 सेंटीमीटर लेंथ। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए ब्रेथ। तो ब्रेथ तो चाहे हम इधर से देखें तब भी 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से देखते हैं तब भी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ब्रेथ हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई। अब हमें क्या चाहिए हाइट। हाइट देखिए चाहे इधर से हम लोग का टोटल करें तब भी 7 सेंटीमीटर आ रही है, इधर से अगर हम लोग नापते हैं तब भी हमारी 7 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसका मतलब जो है घनाभ की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हमारे घनाभ की लेंथ ब्रेथ और हाइट अब हमने फिगर से देखकर कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करते हैं इसमें जाकर इनकी वैल्यूएं पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 का 2, लेंथ कितनी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करी 14 और ब्रेथ कितनी कैलकुलेट करी 7। तो हमारे पास कितना आ गया 14 × 7 प्लस 7 × 7 प्लस ब्रेथ 7 और लेंथ 14। अब हम क्या करते हैं इन सभी डिजिटों की आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 14 की हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 28 के 8 कैरी रख गए 2, 7 1 जा 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 98 प्लस 7 7 जा 14, सॉरी 7 7 जा 49 प्लस 7 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 98। अब हम क्या करते हैं इन तीनों डिजिटों को आपस में प्लस कर लेते हैं और प्लस करने के बाद इन तीनों की कर देते हैं हम किससे मल्टीप्लाई 2 से तो टोटल करने पर हमारे पास आ गया 245। अब 245 की हम क्या करते हैं 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो जब 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 5 जा 10, 10 के 0 कैरी लग गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5 और 2 2 जा 4 यानी कि हो गया 450। अब हम लोगों ने निकाला क्या है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। सारी वैल्यू हमारी किस में थी सेंटीमीटर में, तो हमारा आंसर जो है वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो घनाभ जो हमारा था, घनाभ का हमसे पूछा क्या गया था, कह रहा था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया। तो घनाभ का हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत ही आसानी के साथ अपने दोनों घनों को जोड़कर बनने वाली नई आकृति जो घनाभ थी उसका हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी इसी सीरीज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे उसमें क्या कह रहा है। तो बात की जाए अपनी इसी सीरीज के दूसरे सवाल की, तो दूसरे सवाल में हमसे कह रहा है कि विमाओं 5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, यानी कि अभी हमें क्या करना है एक घनाभ बनाना है। कैसे बनाना है ये देखते हैं। बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2.2 mm यानी कि मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी कि हमें जो है वो ये पूछ रहा है कि इतनी इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाले घनाभ को बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। यानी कि 2 चांदी के सिक्के पिघलाकर इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का घनाभ बन जाएगा कि 3 के 4 के 10 के 20 के 50 100 200 500 1000 कितने चांदी के सिक्कों को हमें पिघला कर जो है वो घनाभ बनाना पड़ेगा। यानी कि घनाभ बनाने के लिए हमें कितने सिक्कों की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें कितने सिक्कों की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी इस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के घनाभ को बनाने के लिए। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो सिक्के की हमें जो चौड़ाई और त्रिज्या दे रखी है उसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं एक सिक्के का आयतन। यानी कि एक सिक्का जो है वो पिघल कर कितनी जगह कवर करेगा। फिर उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमारे पास कुल कितनी जगह है और एक सिक्का कितनी जगह कवर कर रहा है। तो हम निकाल लेंगे कि फिर जो है पूरी जगह को कवर करने के लिए कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आयतन क्या होता है, आयतन होता है उस वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास
देखिए जैसे सपोज डेट हमारे पास 10 मीटर की जगह है, एक सिक्का 1 मीटर की जगह अगर घेर लेता है तो पूरी जगह घेरने के लिए कितने सिक्के चाहिए? 10। हमने कैसा पता कर लिया? क्योंकि एक 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 को 10 बार जोड़ लें 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करते हैं। एक सिक्के का हम निकाल लेते हैं आयतन, यानी कि एक सिक्का कितनी जगह घेर रहा है, फिर हम ये निकाल लेंगे कि कुल हमारे पास कितनी जगह है, फिर दोनों को कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे कि हमें कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, सिक्के की आयतन निकाल लेते हैं। तो सिक्के का आयतन निकालने के लिए हम देखते हैं सिक्के का हमें व्यास कितना दे रखा है, 1.75 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लेते हैं व्यास। व्यास बराबर 1.75 सेंटीमीटर। अब व्यास हमें पता है तो हम त्रिज्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 2 से कटेगा है नहीं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जैसा था वैसा ही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर अब उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर हमें और क्या दे रखा है, मोटाई। मोटाई यानी कि अब देखिए हमको अगर ध्यान से देखें तो सिक्का जो होता है वो किस शेप का होता है, सिक्का जो होता है वो होता है बेलन के आकार का। कैसा होता है, बेलन के। देखिए सिक्का बिल्कुल गोल नहीं होता है, गोल होने के साथ साथ वो थोड़ा सा क्या होता है, इस तरीके से मोटा होता है, उसकी होती है ये मोटाई। तो ये जो मोटाई है हमारी सिक्के की, ये हमारे लिए क्या का काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। जो मोटाई है सिक्के की वो किस चीज का काम करेगी, ऊंचाई का काम करेगी। तो इसीलिए ये जो हमारा सिक्के का शेप होता है वो कहलाता है बेलनाकार। तो इसका आयतन निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोटाई कितनी हमें दे रखी है, 2 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारे सामने और आ गई, हमें इसकी मोटाई दे रखी है 2 मिलीमीटर और त्रिज्या इसकी दे रखी है सेंटीमीटर में। तो अब हम एक काम करते हैं, या तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लें या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो अब क्या करा जाए, हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमें इसकी विमाएं किस में दे रखी हैं। तो ये भी हमने देखा 5.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यानी कि हमें सारी की सारी वैल्यूएं सेंटीमीटर में दे रखी हैं, सिर्फ एक वैल्यू दे रखी है मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इस एक वैल्यू को भी जो है वो बदल लेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से भाग करनी पड़ती है। अगर हम किसी गिनती को 10 से भाग कर देते हैं तो वो जो है वो मिलीमीटर से काहे में बदल जाती है, सेंटीमीटर में बदल जाती है। तो ये हमारे पास हो गई 0.2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब देखिए बेलन की त्रिज्या भी मालूम हो गई और बेलन की निकल आई ऊंचाई। तो अब हम निकाल लेते हैं सिक्के का आयतन। तो चलिए हम लोग सिक्के का आयतन निकाल लेते हैं। सिक्के का आयतन, तो सिक्के के आयतन के लिए हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, बेलन के आयतन का। और हम सभी लोग जानते हैं कि बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हम सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 22/7 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 1.75 बटे 2 गुणे 1.75 बटे 2, फिर उसके बाद गुणे एच। एच का मान कितना है, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक हमारी सारी वैल्यूएं आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन सभी गिनतियों, इसके अपॉन में कोई डिजिट नहीं है तो हम बटे में लिख लेते हैं 1। अब ऊपर वाली गिनतियों की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली सभी गिनतियों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वही हमारा हो जाएगा क्या, एक सिक्के का आयतन। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने में देखिए 7 की 2 × 2 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। इसी तरीके से 22 की 1.7 गुणे 1.7 गुणे 0.2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13.475। ये हमारा निकल के आ गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब में लिखा, क्योंकि ये है हमारा सिक्के का
आयतन। अब चलते हैं, उसके बाद हमको क्या निकालना है, विमाई, यानी कि ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये दे रखी है घनाभ की ऊंचाई। अब हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जब हम आयतन निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कुल कितनी जगह कवर करनी है। फिर हम देख लेंगे कि एक सिक्का इतनी जगह कवर करता है, तो पूरे कितने सिक्के जो है वो पूरी जगह को कवर कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं घनाभ की लेंथ, लिखते हैं कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर दे रखी है हमको, 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, और क्या चाहिए, हाइट, वो हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गई हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब हम निकाल लेते हैं क्या, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। यानी कि हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट की अगर तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आ जाता है घनाभ का आयतन। तो चलिए सबकी वैल्यू रख लेते हैं। लेंथ हमारा कितना है, 5.5 सेंटीमीटर, फिर मल्टीप्लाई बाई 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, 5.5 की 10 से और 3.5 से जब हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर हमारा कितना आ जाएगा, 192.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब में लिखा, क्योंकि ये क्या है, घनाभ का आयतन। अब हमें निकालनी थी सिक्कों की संख्या। हमने देखा कि एक सिक्का जो है वो इतनी जगह कवर करता है, तो कितने सिक्कों की हमें जरूरत पड़ेगी कि इतनी जगह कवर कर ले। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को कर देते हैं डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सिक्के हमें जरूरत पड़ेंगे। अब कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर, सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। यानी कि कुल आयतन जो है जितना हमें कवर करना है उसको हम रखते हैं ऊपर 192.5, और जो एक सिक्के का आयतन है उसको हम रखते हैं कहाँ, नीचे। तो हमारे पास हो गया 13.475/28। अब क्या करते हैं, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो 192.5/1 कर देते हैं और ये वैल्यू को नीचे से उठाते हैं और ऊपर लिए जाते हैं। तो जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 28/13.475, इतना आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यूओं को हम करते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट करने से हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम क्या करा जाए, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 192.5 गुणे 28 इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद हम इसको 13.475 से कर देते हैं भाग। तो हमारा जो है वो टोटल आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए इन सबकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इनको कर देते हैं डिवाइड। तो जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो 192.5 की जब हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5390, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास आ जाएगा 13.475। तो अब क्या किया जाए, अब हम इन दोनों डिजिटों को कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों डिजिटों को डिवाइड करने पर कितना आंसर आ जाएगा, 400। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो 400 चांदी के सिक्के चाहिए होंगे, जिनकी सहायता से हम इस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो है वो एक घनाभ बना सकते हैं। यानी कि इस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का हमें घनाभ बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, 400 चांदी के सिक्के चाहिए होंगे। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने अपने इस सवाल को बहुत ही आसानी के साथ कैलकुलेट कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग इसी सीरीज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमसे अगले सवाल में क्या कह रहा है।
बात की जाए अगर अपने बात की जाए अगर अपने इसी सीरीज के अगले सवाल की, तो देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या कह रहा है। तो अगले सवाल में हमसे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर गहराई तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। यानी कि एक कुआं हमने खोदा है जिसकी गहराई कितनी हमें दे रखी है, गहराई हमें दे रखी है 20 मीटर और उसकी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, व्यास हमें दे रखा है 7 मीटर। यानी कि हम लोगों ने एक कुआं खोदा है। देखिए इस तरीके से हम लोगों का कुआं होता है, यानी कि एक ये सर्कल ऐसा होता है ऊपर, और ये हमारी हो जाती है क्या, गहराई। तो ये गहराई हमें दे रखी है कितनी, 20 मीटर। ये हमें दे रखी क्या, गहराई, और ये हमें व्यास दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का कितना, 7 मीटर। ये हमें व्यास दे रखा है। तो हम ऐसा करते हैं, व्यास जब हमें मालूम होता है तो उससे हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी। तो कुएं का जो व्यास हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं कुएं का व्यास। व्यास हमें क्या दे रखा है, व्यास बराबर 7 मीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर। अब बात करी जाए गहराई की, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बनने वाली जो आकृति है हमारी, ये क्या होगी, एक बेलन है। तो जो कुएं की गहराई है वो हमारी क्या बन जाएगी, बेलन की ऊंचाई। क्योंकि ये जो होता है, ये हाइट जो है वो हमारी क्या कहलाती है, बेलन की ऊंचाई कहलाती है, ये वाली भुजा। तो इसका मतलब h बराबर हमारा कितना हो गया, 20 मीटर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने h बराबर लिख लिया कितना, 20 मीटर। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कुआं। फिर आगे क्या कह रहा है, खोदा जाता है, खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। यानी कि अब इससे जो मिट्टी निकली, यानी कि इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई थी कुएं के अंदर, उसको क्या करा गया, बाहर निकाल लिया गया। अब उस मिट्टी से जो है वो चारों तरफ इसके क्या करा गया है, गोल सर्कल के आकार का एक चबूतरा बना दिया गया है। तो उससे हमें फायदा क्या हुआ, अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि आकार का एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें देखिए चबूतरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, और हमको नहीं दे रखी क्या, ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई तो हमें मालूम है चबूतरे की, तो हम निकाल लेते हैं चबूतरे की क्या, ऊंचाई। अब ऊंचाई निकलेगी कैसे, अब देखिए इस सवाल में हमें एक हिंट दे रखी है। क्या हिंट दे रखी है उसने कहा कि जब ये जो कुआं खोदा गया है तो इससे जितनी मिट्टी निकली है उस मिट्टी से हमने क्या किया है, इसके चारों तरफ चबूतरा बना दिया है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिक्के वाला सवाल। सिक्के वाले सवाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक सिक्का इतनी जगह घेरता है तो कितने सिक्के पूरी जगह को घेर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर से निकाली गई मिट्टी का जो आयतन होगा, क्योंकि मिट्टी ने क्या है, इस पूरे कुएं को घेर रखा था, तो मिट्टी का आयतन और इस कुएं का आयतन, दोनों के आयतन जो है वो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जितनी जगह कुएं के अंदर अब बन गई है मिट्टी निकालने से, वो जगह किसने घेर रखी थी, मिट्टी ने घेर रखी थी। तो मिट्टी की आयतन निकाल लेते हैं और खाली कुएं का आयतन निकाल लेते हैं। तो दोनों के आयतन होने चाहिए क्या, आपस में बराबर बराबर। क्यों, क्योंकि कुएं के अंदर क्या भरा हुआ था, मिट्टी। अगर कुएं के अंदर मिट्टी के साथ में कुछ और भरा होता तो कुएं का आयतन बदल जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुएं के अंदर क्या भरी हुई थी, मिट्टी। क्योंकि हमने गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकाली है, तो जितनी मिट्टी हमने बाहर निकाली है उस निकाली गई हम मिट्टी का आयतन निकाल लेते हैं, तो वो आयतन जो है वो कुएं के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो फिर हम लोग जो है वो दोनों को करके बराबर और निकाल लेते हैं चबूतरे का ऊंचाई। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकलेगा। फिलहाल हमको जो है वो दे क्या रखा है वो भी नोट कर लेते हैं। चबूतरे में हमें क्या क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ, और हमसे हाइट पूछ रहा है। तो L बराबर हमें कितना दे रखा है, 22 मीटर, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है, 14 मीटर, और हमसे पूछ कह रहा है हाइट।
ये हमको निकाल के लानी है। ये हमने देखिए इधर हमने कुएं का सारी डिटेल नोट कर ली और इधर हमने नोट कर ली क्या, जो उसकी मिट्टी निकाल कर चबूतरा बनाया गया है उसकी सारी वैल्यूएं नोट कर ली। अब हमको मालूम है कि कुएं का आयतन और उससे निकाली गई मिट्टी का आयतन, दोनों के आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि कुएं का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, उस मिट्टी से बनाए गए चबूतरे के बराबर होगा। तो हम लिख लेते हैं चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। तो हमारे पास हो गया क्या, चबूतरे का आयतन। चबूतरे का आयतन बराबर किसके बराबर होगा, कुएं के आयतन के बराबर होगा। का आयतन। अब कुआं किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो कुएं के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर चबूतरा, अब चबूतरा किस आकार का है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम भी नहीं कि उसने चबूतरा कैसा बनाया है। लेकिन हमको एक चीज उसने बता रखी, क्या, चबूतरे की लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हमें क्या निकालनी, हाइट। तो अगर किसी सवाल में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी हो तो उसका आयतन निकालना हो तो हम हमेशा कौन सा सूत्र लगाते हैं, लंबाई में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हमेशा उसमें आयतन की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हम एक एक करके रख देते हैं सभी के मान और फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाइट का मान कितना होगा। तो हमारे पास एल का मान कितना है, 22 गुणे ब्रेथ, चौड़ाई कितनी है 14 गुणे एच बराबर पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7/2, तो स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब कितना जाएगा 7/2 गुणे 7/2 गुणे एच, एच कितना हमें दे रखा है 20। ये हो गई हमारी किसकी, कुएं की हाइट। और ये हमें क्या दे रखी है, चबूतरे की हाइट। चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं, इसकी हाइट h1 बना देते हैं और इसकी हाइट लिख लेते हैं h2। तो हमें दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा, h1 हो गई कुएं की हाइट, h2 हो गई बनाए गए चबूतरे की हाइट। अब हम यहाँ पर से इन वैल्यूओं को करते हैं कैलकुलेट। अब देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं, ये 7 से ये वाला 7 देते हैं काट। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं, इन सारी वैल्यूओं को उठाते हैं और ले जाते हैं यहाँ पर। तो ये गुणे में वैल्यू है, जब यहाँ पर जाएंगी तो कहाँ चली आएंगी, बटे में। यानी कि h बराबर हमारे पास आ गया 22 गुणे 7 गुणे 20 बटे 2 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 14, 22 गुणे 14। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 22 से 22 कट गए, 2 से 2 दशामन 20, 2 पंचे 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो हमारे पास कितना बच गया 5/2। अब 2 को कर देते हैं 5 से भाग, ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, h1 की, h2 की। तो इसको भाग कर लेते हैं, भाग करने पर कितना आएगा, 2 से 5 को काटते हैं, 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 2 के पाड़े में 1 नहीं आता है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया 10 हो गया, 2 पंचे 10। इसका मतलब बनने वाले चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चबूतरे की ऊंचाई बराबर, चबूतरे की ऊंचाई h2 बराबर कितना हो गया, 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर।
ये हमारा आ गया आंसर। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने जो है वो अपने इस सीरीज के तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों को जो है वो बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। ये तीनों सवाल हमारे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन तीनों सवालों में से 100% एक ना एक सवाल जो है वो आपको बोर्ड परीक्षा में 2 से 4 नंबर का अवश्य देखने को मिलेगा। तो इन सवालों को आप अच्छे से समझ लीजिए, टैली कर लीजिए, मिला लीजिए और किसी कॉपी पर नोट कर अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए रख लीजिए, ताकि जब परीक्षा आए तो इन सवालों का एक बार हम और रिवीजन कर बोर्ड परीक्षा को देने चले जाएं और हम लोग बिल्कुल सही सही सवालों को जो है वो परीक्षा में सॉल्व कर अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के जो सवाल हैं उसको आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।